हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गल्फ ऑफ खंबात को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बाल्टिक सी को लेकर के। तो बाल्टिक सी को अगर हम मैप में व्यू करें, बाल्टिक सी अटलांटिक ओशन की एक आर्म के रूप में लोकेटेड है और 9 कंट्रीज इसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। 9 कंट्रीज के नेम को अगर हम डिस्कस करें तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। यहाँ पर कुछ कंट्रीज जो हैं वो अभी न्यूज़ में रहे थे, इनके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो इसलिए न्यूज़ में रहे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ज्वाइन किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रशिया का, तो रशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कैलिनिग्राड के नाम से जिसको जानते हैं, जिसको रशिया और यूक्रेन के बीच में जब इशू स्टार्ट हुआ तो इस एरिया को लेकर के भी अदर कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। इसके अलावा बाल्टिक सी जो है वो इसलिए न्यूज़ में भी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जर्मनी को डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए एक जो पाइपलाइन जो है वो रशिया से कनेक्टेड करके, ताकि जो नेचुरल गैस है उसकी कनेक्टिविटी, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो जर्मनी तक हो सके। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी के लिए मैक्सिमम पार्ट में जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करते थे। और प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो ये बाल्टिक सी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और जो भी यहाँ पर कंट्रीज या इंपोर्टेंट एरिया जो है वो न्यूज़ में रहे उनके बारे में डिस्कशन किया है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर न्यूज़ रिलेटेड है रूरल जल जीवन मिशन को लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हैं कि अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें तो 62% रूरल हाउसेज जो है उनको टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उन सभी ने इस सर्वे के बेसिस पर जो भी रिजल्ट आया जो यहाँ पर क्लियर किया है कि 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है इंडिया में उनको फुली फंक्शनल, मतलब उसमें से वाटर की कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबल भी हो पा रहा है, वो सारे टैप वाटर कनेक्शन जो है वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी साल के जून में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट रखी थी उनमें 52% जो है वो उस फिगर को रखा था। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, ये कुछ ऐसे स्टेट और यूटीज जिनमें 80% हाउस होल्ड्स को फुली फंक्शनल कनेक्शन देने की बात की गई थी। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर जो कनेक्शन लेवल है वो थोड़ा कम देखने को मिला था। ओके, तो जल जीवन मिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें एक टारगेट रखा गया था कि पर पर्सन को पर डे के बेसिस पर 55 लीटर जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। सभी घरों में जो है रूरल और अर्बन एरियाज में वाटर टैप वाटर कनेक्शन रहेंगे, उसी के थ्रू जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। ना सिर्फ इसमें टैप वाटर कनेक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा इस मिशन के अंदर, जो ग्रे वाटर सिस्टम है, मतलब एक तरीके से जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी अपग्रेड करने के लिए इसके अंदर काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही। आप सभी को पता है कल था 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी जी, जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, उनकी, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके बर्थ एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो राहुल गांधी जो हैं वो उस जगह पर उन्होंने विजिट की जहाँ पर 1927 में महात्मा गांधी जी ने विजिट की थी। तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, उन सभी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस अगर करें तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी की 153
मतलब 153वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। ओके, तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो आप सभी को पता है 1869 में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। उसके बाद में अगर करें तो वो साउथ अफ्रीका में उनका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिला। साउथ अफ्रीका में 1893 से 1950 के बीच में जो वहाँ पर रेसिस्ट रेजिम चल रहा था उसको एक तरीके से क्लियर करने के लिए या उसका उन्होंने अपोज किया और वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का उन्होंने एक बेसिक बात ये बताई कि अगर आप किसी ट्रू चीज के लिए, मतलब कोई भी ट्रथ है उसके लिए आप काम कर रहे हो और सामने वाला चाहे कितनी ही इनजस्टिस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, जीत आपकी ही होगी अगर आप अपने एम और डिटर्मिनेशन के साथ में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रुके हुए हो। ओके, उसके बाद में साउथ अफ्रीका में जो भी रेसिस्ट रेजिम था उसके खिलाफ में जब उन्होंने अपोज किया, वहां पर जो भी सिचुएशन है वो जब नॉर्मल कंडीशन में आई तो इसके बाद में 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया में वापसी की उन्होंने 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रेजेंट टाइम में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओके, अब 1915 में उन्होंने इंडिया में विजिट की। इंडिया में विजिट होने के बाद में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो उस टाइम जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे उसमें उन्होंने साथ दिया पीजेंट्स का। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1916 में चंपारण में जो पीजेंट्स हैं उन पर ऑपरेसिव प्लांटेशन जो भी सिस्टम है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड था, तो उन्हीं का साथ देने के लिए उन्होंने 1916 में जो चंपारण जो इशू हुआ, चंपारण जो मूवमेंट हुआ उसमें उनका उन पीजेंट्स का उन्होंने साथ दिया। उसके बाद में 1916 में खेड़ा गुजरात में जहां पर प्लेग और क्रॉप फेलियर के बाद में भी जो रेवेन्यू है पीजेंट्स के ऊपर कम नहीं किया गया था, तो खेड़ा में जो किसान जो थे जो पीजेंट्स थे उनका उन्होंने साथ दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1918 की बात है, 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका उन्होंने साथ दिया। इसके बाद में 1919 में उन्होंने जो है वो ऑल नेशन मतलब कंप्लीट इंडिया को लेकर के एक तरीके से उन्होंने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाए। ओके, तो अगर हम बात करें तो देखो 1919 में रोलेट एक्ट आया और रोलेट एक्ट के खिलाफ में उन्होंने ये जो है वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1930 में उन्होंने जो डांडी मार्च है वो निकाली। इसका बेसिक रीजन ये था कि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर ही जो सॉल्ट प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट उनका डोमिनेंस था, तो इसी को तोड़ने के लिए नमक तोड़ो कानून के नाम से डांडी मार्च यात्रा को जाना गया। और इसमें उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से जो कोस्टल एरिया में जो डांडी जगह है वहां तक की 240 मील की उन्होंने यात्रा की पैदल। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें तो 1930s के टाइम में जो है उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। उसके बाद में 1942 के टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उन्होंने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनसे रिलेटेड जो भी मूवमेंट पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया ये हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका 1904 में जन्म हुआ था और हमारे इंडिया में वो उन्होंने सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1930s से उन्होंने जो भी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए जो भी प्रोटेस्ट थे उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में वो हमारे इंडिया के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन एक रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने अपनी जो पोस्ट है उससे रेजिग्नेशन भी दे दिया था। तो एक एथिकल वैल्यू जो है उनकी शो करती है कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बेसिस पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर वो बनते हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो उस टाइम में एक तरीके से हमारा इंडिया जो है वो इफेक्ट हो रखा था उस टाइम किसकी वजह से 1962 में जो चाइना के साथ में वॉर हुआ उस टाइम में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड स्टेज, एग्रीकल्चर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे थे। फिर 1965 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ में वॉर, ये सारे इशू की वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन सारे इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने और एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए हमारी कंट्रीज़ को तो उन्होंने जय जवान जय किसान का एक स्लोगन दिया था कि हमारे जो किसान हैं वो प्रोडक्शन करेंगे खेतों में और जो हमारे जवान हैं वो हमारी बॉर्डर्स एरिया को सिक्योर करेंगे। इसी के बेसिस पर 1966 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
मोहम्मद अयूब खान, उनके साथ में कुछ डिस्कशन, कुछ एग्रीमेंट होने वाला था ताशकंद में। जो ताशकंद है उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान की कैपिटल के रूप में लोकेटेड है। तो वहां पर उनकी जो है वो अचानक से डेथ देखने को मिलती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं हमारे लिए, हमारे इंडिया के एक प्रेजेंट टाइम में जो सेटलमेंट्स हैं उन सभी के जो फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उन दोनों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है, और एक सेकेंड, देखो आर्टिकल को स्टार्ट किया है 2 स्टोरीज के साथ में। इस तरीके से आप जो भी आर्टिकल आप जो एडिटोरियल पढ़ते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके ऐसे को स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आंसर्स को स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस अगर आप दे रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स क्लियर करने से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर कर ले पहले फिर देखेंगे मेंस के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन रहेगी तभी आप लास्ट स्टेज तक जा पाएंगे, वो लास्ट फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया और फिर अगर आप मेंस की आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ओके, तो हमारे जो एडिटोरियल है इनके थ्रू आपके जो बेसिक अवेयरनेस है वो तो क्रिएट होती ही है, साथ ही साथ में आपको पता चलता है कि किस किस तरीके से आप जो इशू हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर्स को। जैसे कि इस आर्टिकल को देखो, जो स्टार्ट किया है ना वो काफ़ी शानदार है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, उनके बारे में। तो इसमें आर्टिकल में 2 स्टोरीज दी गई है कि लास्ट मंथ तमिलनाडु में एक 2 साल की लड़की जो है वो गवर्नमेंट बस में मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद में पुलिस स्टेशन जो है उसमें उसको लिया जाता है और पुलिस स्टेशन जो है वो सीसीटीवी के थ्रू जो है उनकी जो मदर है उनको ट्रैप कर लेती है। और मदर का ये कहना है कि उनके हस्बैंड के साथ में झगड़ा हो गया तो उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ दिया, बस में छोड़ दिया। दूसरा इंसिडेंट है जुलाई का, और जुलाई में वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक 2 वीक का लड़का जो है वो मिलता है एक चाय की स्टॉल के बगल में, और फिर पुलिस जो है उसको लेकर के जाती है। हालांकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रैप नहीं कर पाई। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक तरफ जो है वो हमारे इंडिया में इतने बच्चों को छोड़ा जा रहा है। ओके, यहाँ पर बता रखा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो शो करता है कि 709 क्रिमिनल केसेज ऑफ एक्सपोजर एंड abandonment of child under 12 years under section 317 of the Indian Penal Code were registered in the year 2021। 2021 में इतने केसेज जो है वो रजिस्टर हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया। ये तो वो केसेज हैं जो रजिस्टर हुए हैं, इससे ज़्यादा अगर हम देखें तो रजिस्टर भी नहीं होंगे। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट नो केस इज रजिस्टर्ड व्हेन ए चाइल्ड इज सरेंडर्ड टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी constituted under the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अगर कोई बच्चे को छोड़ता है तो केस रजिस्टर हो रहा है, लेकिन अगर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर अगर आप जो सीवीसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने सरेंडर करते हो तो कोई भी केस रजिस्टर नहीं होता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे इंडिया में बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जैसे कि 2021-22 के डाटा की बात की गई है कि 2991 इन कंट्री अडॉप्शन किया गया है और 414 जो है वो इंटर कंट्री अडॉप्शन। ओके, और आप सभी को पता है कारा जो है इसको रेगुलेट करती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लिस्ट में हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसमें वो बच्चे अडॉप्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 26,734 जो पेरेंट्स हैं वो वेटिंग में हैं कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ये जो अबेंडन किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चे को, इसके काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिल सकते हैं। इशू क्या देखने को मिल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो इलीगल थी, या फिर जो जिसके साथ में आपकी पार्टनरशिप थी या जो भी आपके पार्टनर थे उनमें अगर एक तरीके से सेपरेशन देखने को मिलता है, उसका जो रिजल्ट रहता है इस तरीके का चाइल्ड, उसी को जो भी गर्ल है या जो भी वीमेन है वो इसको तरीके से अबेंडन उसको कर दिया जाता है। या फिर बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रेगनेंसी होती है। तो इन सारे इशूज को सॉल्व करने के लिए या फिर
एक नरिशमेंट के लिए जो भी एक प्रॉपर मनी चाहिए वो ना अवेलेबल होने की वजह से भी जो फैमिली है वो इस तरीके से बच्चे को छोड़ देती है। या फिर अगर हम बात करें तो गर्ल चाइल्ड की, अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड होता है और अगर उनको होप हो कि बॉय चाइल्ड होना चाहिए तो इसके बेसिस पर भी अबेंडन किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है, एक बेसिक प्रॉब्लम है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी बच्चे को अबेंडन करने से अच्छा है कि उसको सरेंडर किया जाए। सरेंडर करने से एक अवेयरनेस रहेगी जो भी, क्योंकि अबेंडन करने से हो सकता है कि वो गलत हाथों में ट्रैप हो बच्चा और उसका जो फ्यूचर है वो एक गलत तरीके से उसका रूइन हो जाए फ्यूचर। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो जो सरेंडर की जो पॉलिसी है या जो सरेंडर की जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा इंक्रीज उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है, ताकि जो इशू है उस चाइल्ड के साथ में वो खत्म हो सके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा उसके बारे में कि इस तरीके की अगर कोई इलीगल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो इसमें सिंगल वीमेन और जो भी अनमेरिड वीमेन हैं उनको भी यहाँ पर राइट दिए गए हैं कि प्रेगनेंसी 20 टू 24 वीक की प्रेगनेंसी जो है उसको भी 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एक डिस्कशन के साथ में इसको अवॉइड करवाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, रिमूव करवाया जा सकता है। तो आर्टिकल में बताया गया है कि अगर अबेंडन जो है वो इन सारे इश्यूज की वजह से किया जाता है तो ये एक अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी होगी इस रिजल्ट के बारे में कि इस रिजल्ट को जो है वो क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए जो विमेन है उनको, जो हमारी हॉस्पिटल है उनके थ्रू, जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके थ्रू, ताकि ये जो प्रॉब्लम है जब ये सोल्व होगी तो ये अबेंडन के जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डिक्रीज होगी। राइटर का ये बोलना है कि ये जो भी इशू हैं इनके ऊपर भी एक अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए कि अबेंडन के बजाय जो है वो सरेंडर की पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि एक प्रॉपर जो है उस बच्चे के लिए, उस चाइल्ड के लिए जो सेटअप है वो किया जा सके। दूसरा यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे जो लोकल लेवल पर जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सभी के साथ में इन सभी के साथ में जो है वो एक डिस्कशन के थ्रू या एक प्रोसीजर के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के होगी तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी जो है या हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर बेसिस पर, अपने बेसिस पर जो है वो इस तरीके के प्रोग्रेसिव रिजल्ट जो है वो देने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक इस तरीके की प्रॉब्लम के बारे में या इस तरीके के इशू के बारे में एक बेसिक अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे पास में किस तरीके के रूल्स हैं, तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर। इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है तो उनके जो आइडिया थे उनके बेसिस पर यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बात रखी है। देखो महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि वर्ल्ड पीस जो है वो जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी ना देखने को मिले। मतलब पूरे विश्व में हम शांति जब तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, जब तक लोगों का माइंड जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलप नहीं होगा, माइंड में ह्यूमैनिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि जो माइंड का डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए, तभी जाकर के जो वर्ल्ड पीस है उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइटर का रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी की जो 22 साल अभी तक गए हैं उसमें हमने देखा कि पीसफुल जो प्रोसीजर जो रहना चाहिए वो नहीं रहा है। न सिर्फ रशिया यूक्रेन में, अगर हम देखें अदर कंट्रीज़ के लेवल पर आप देख सकते हो कि किस तरीके के जो इशू हैं, किस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो अदर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपने लेवल पर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर महात्मा गांधी जी के जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो भी उनके बेसिक टारगेट थे, जो भी बेसिक उनके एम थे, अगर हमें उनको इन्वॉल्व करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू हैं उनको एक तरीके से पीसफुल तरीके से अगर हम सॉल्व करना है तो वर्ल्ड को एक ग्लोबली तरीके से हमें ट्रीट करना होगा, तभी जाकर के इन इश्यूज को हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन
उसमें कुछ जो है वो आउटब्रेक देखने को मिले हैं। आउटब्रेक होने की वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पर वाटर एरिया है उसमें इशू क्रिएट होंगे, वहाँ पर एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, जिससे वहाँ की जो भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट होंगे। देखो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये क्या है, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो बाल्टिक सी वाला रीजन स्टार्टिंग में, और इसके अलावा रशिया, देखो रशिया जो है उसके बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस जो है उसके ऊपर जो है वो यूरोपियन कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले 40% तक अवेलेबिलिटी यूरोपियन कंट्रीज में नेचुरल गैस की रशिया से होती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में डिक्रीज होकर 9% तक हो गया है। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, जिसको इसीलिए बनाया गया था कि यूरोपियन कंट्रीज तो कनेक्टिविटी दी जा सके, फिर इसमें नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो 2 बनाया गया, जिसमें रशिया से कनेक्टिविटी देकर के बाल्टिक सी के थ्रू जर्मनी तक कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर जो आउटब्रेक देखने को मिला है, जो होल देखने को मिल रहे हैं पाइपलाइन में, इसके ऊपर एलिगेशन लगा जा रहा है कि रशिया जो है वो यहाँ पर इन कंट्रीज को इफेक्ट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। तो देखो इसका गलत ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें इशू क्रिएट होंगे। इस तरीके की वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिछाने में, जिसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा था, वो उसको दोबारा से फिर एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन किया गया कि अफगानिस्तान से जो भी स्पेसिफिक इंडिया में स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनके वीज़ा के लिए क्या काम किया गया है। तो उन्होंने बताया है कि देखो इंडिया के ऊपर कभी भी इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से आप सस्पिशियस जो आपकी साइट है उससे तो आप व्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के अपग्रेडेशन के लिए इंडिया ने हमेशा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ पर जो भी इशू हैं उनको सोल्व किया जा सके। ओके, तो इसी के बेसिस पर उन्होंने बताया है कि वीज़ा जो है वो जल्द ही इसको लेकर के अवेल करवाया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बनाए रख सकें और यहाँ पर जो अपनी एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर देखो पहले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में जो हमारे इंडिया की थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बोली इसमें क्लियरली कुछ भी नहीं बोला गया है कि किसी लैंग्वेज को आपको अडोप्ट करना है। ओके, तो हर स्टेट जो है उसको फ्रीली रखा गया है कि वो किन जो लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर तेलंगाना जो है उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है उसका अवार्ड उनको दिया गया है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आया है जो हरियाणा स्टेट है, और थर्ड नंबर पर आया है तमिलनाडु। ओके, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 जो है उनमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब एक तरीके से अपनी स्वच्छता के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।